Hello everyone, welcome to MS Academy. And today we have the topic to discuss is impulse. Impulse क्या है? We will talk about the momentum as introduction was done in the previous video, but we will see the conservation of momentum in this video. Then equilibrium of a particle and slightly we will solve a few numericals as well. तो आइए देखते हैं इम्पल्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं इम्पल्स है क्या। हिंदी में इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। आवेग क्या है? तो इम्पल्स क्या है? सपोज करिए यदि हम इनॉर्मस एक ह्यूज फोर्स बड़े ही कम समय के लिए अप्लाई करें इस तरह से कि उसका मोमेंटम चेंज हो जाए। सपोज करिए एक एग्जांपल लीजिए, एक बॉल आ रही है बड़े ही तेज गति से, सपोज करिए 60 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से आ रही है, ठीक है, और बैट पे टकराती है। टकराने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब डेफिनेटली डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो जाता है। यानी कि एक ऐसा फोर्स, एक बड़ा फोर्स बड़े ही कम समय के लिए अप्लाई किया गया। तो ये जो बैट रहा अपना, इस बैट पे बड़े ही कम समय के लिए इस बॉल ने एक फोर्स अप्लाई किया जिससे जो बॉल है उसके मोमेंटम में चेंज आ गया। So what this is defined as the impulse. The impulse is a large force applied for a short period of time which produces a change in the momentum. That is called impulse. Impulse को हम I से डिनोट करते हैं। Impulse को I से डिनोट करते हैं। ये होता है force into time, ठीक है, जिसमें फोर्स ज्यादा होता है टाइम कम होता है। बहुत ज्यादा फोर्स होता है, टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। ये होता है इम्पल्स। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकेंड। यानी कि जो ये कहें कि यूनिट क्या होती है इम्पल्स की, तो इम्पल्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। कितने न्यूटन का फोर्स कितने समय के लिए लगाया गया, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आप देखिए इम्पल्स क्या है। इम्पल्स मतलब, इम्पल्स का मतलब हो गया आपका फोर्स कितने समय के लिए लगा। फोर्स क्या होता है अपना? फोर्स होता है अपना चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल पी अपॉन डेल टी। ये चेंज इन मोमेंटम रहा इनटू टाइम रहा है, ठीक है। डेल पी फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, फोर्स इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी इनटू टाइम हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि आप क्या लिख सकते हो? फोर्स यानी कि जो अपना इम्पल्स है वो मोमेंटम को चेंज कर दे रहा है। अभी मैंने इधर बताया कि यू वेग से जा रहा था, जो ऑब्जेक्ट है अपना स्ट्राइक किया बॉल पे, बॉल अपना यू स्पीड से जा रहा था एंड जैसे ही वो बैट पे टकराया रिवर्स बैक हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई ना। डायरेक्शन चेंज का मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी अभी आपने मोमेंटम को बताया था, फोर्स को मैं बताया था, फोर्स को बताया था डेल पी अपॉन डेल टी बताया था। फोर्स को मैं बताया था ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टाइप। ये फोर्स होता था, फोर्स को लिख सकते थे हम लोग, इसको फोर्स लिख सकते थे। तो अभी क्या लिख सकते हो? एफ इंटू ये टी अगर इधर आ जाए, एफ टी इक्वल टू डेल्टा टी। यानी फोर्स पे यदि टाइम से गुणा करें तो वही चेंज इन मोमेंटम को देता है। यानी इसको लिख सकते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं? इम्पल्स को हम लोग लिख सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दैट इज व्हाट आई एम कंक्लूडिंग। इम्पल्स is equal to change in momentum. Impulse is equal to change in momentum. Momentum यानी m into v, momentum, ठीक है। Impulse is equal to change in momentum एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। Impulse is equal to change in momentum, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे, बी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? कह रहे हैं कि ए बैट्समैन हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड दे रखा है आपको 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कह रहे द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। यानी कि कितना इम्पल्स जो है बॉल ने अप्लाई किया उसको बताना है। अभी आपको पता है, अभी आपको क्या पता है? फोर्स पता है, एक्चुअली मास पता है, मास ऑफ द बॉल पता है आपको, ठीक है। मास क्या है बॉल की? स्पीड पता है ना आपको, स्पीड आपको पता है, स्पीड पता है आपको 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको मास पता है, मास पता है, मास कितना है?
मास आई थिंक लेट मी सी वेरीफाई इट 0.15 kg, तो 0.15 kg लिखते हैं इसको, ठीक है। अभी देखिए समझिएगा थोड़ा सा। इनिशियल केस में बैट्समैन यहाँ है, बॉल इधर से जा रही है, जैसे ही बैट्समैन ने बॉलर की तरफ मारा अब बॉल इधर आने लगी, यानी कि सपोज करिए हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, 12 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, बॉल जा रही है बैट्स की तरफ, बैट्समैन की तरफ। बैट्समैन जैसे ही हिट किया बॉल उसी स्पीड से बॉलर की तरफ आएगी, यानी इधर के डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव लेंगे तो इधर के डायरेक्शन डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगी, यानी इसकी अब स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स कितना हुआ, इंपल्स का फॉर्मूला आपको अभी बताया गया है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यानी मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम का ये अभी आपको डायरेक्शन पता चला। चेंज इन मोमेंटम का मतलब m1 v1 माइनस के m2 v2, सिंस m1 इज कांस्टेंट, दोनों समय में मास बदल नहीं रहा है, वही ऑब्जेक्ट है ना, यानी m1 v1 माइनस के m1 v2, m1 आप कॉमन ले लीजिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉमन लेंगे, यानी v1 माइनस के अपना v2 हो जाएगा, ठीक है, अपना v1 माइनस v2 हो जाएगा, ठीक। तो v1 कितना है, मास कितना दिया हुआ है, 0.15 kg दिया हुआ था, पहले स्पीड आपकी 12 दे रखी थी, दूसरी स्पीड कितनी है, दूसरी स्पीड भी आपकी m चेंज इन मोमेंटम m इंटू, ठीक है, दूसरी स्पीड भी ठीक आपकी नहीं है, दूसरी स्पीड उसी स्पीड से आ रहा है ना, तो यानी कि m1 इंटू v ऑलरेडी माइनस है, माइनस तो एक इसका रहा और एक माइनस वो बताया मैं रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस इंटू 12 हो जाएगा, यानी 12 प्लस 12 आपका 14 हो जाएगा, 0.15 इंटू 24 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 चौक 60 हो जाएगा अपना, 15 दूनी के 30 अच्छे 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना 2 डायमेंशन 3.6 ये रहा न्यूटन फोर्स, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। ये होता है इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इंपल्स बोलते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल लगाने का तरीका, यानी हमें चेंज इन मोमेंटम नहीं लगा देंगे, निकाल देंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग अब बात करेंगे मोमेंटम की और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको डायमेंशनल एनालिसिस में बताया गया है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फार्मूला होता है m इंटू वी, यानी kg मीटर पर सेकेंड, यानी ml t माइनस 1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन हो गया, ये इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड, और ये इसका फार्मूला रहा, ठीक है। ये सब कुछ आपको बता दिया गया है, यूनिट आपको बता ही दिया गया है, यूनिट कितना हो जाएगा, यही यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम आपको बता दिया गया है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी किस स्पीड से वो मूव कर रहा है। सपोज करिए एक ट्रक है, तो ट्रक का मास बहुत है, स्पीड भले ही कम होती है, जबकि सपोज करिए एक गोली है, मतलब जो रॉक बुलेट है जो बंदूक से छोड़ी गई है, उसका मास तो कम होता है लेकिन स्पीड बहुत होती है। अंतर समझिएगा, मास और दोनों का प्रोडक्ट जो है अपना, वो आपको मोमेंटम को देता है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी का, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप क्या समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप क्या समझते हैं, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का नियम जिसे बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इंटरनल जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, यदि एक्सटर्नल फोर्सेस काम न कर रहे हैं, तो कहा यह कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है, द इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी किसी भी सिस्टम का जो शुरू के समय में उसका मोमेंटम रहा और बाद में जो मोमेंटम हुआ, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। सपोज करिए एक अपना जो है, एक अपना ट्रक इधर से जा रहा है, ट्रक जैसा बना देते हैं, बॉल बना दिया मैं, एक ट्रक है, सपोज करिए ट्रक है T1, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मास m1 है
इसकी वेलोसिटी v1 है. Suppose that a truck of mass m1 and velocity v1 going in this direction and another truck of mass suppose करिए t2 है, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है. तो इनिशियल सपोज करिए ये अपना सिस्टम, ये अपना एक सिस्टम है, एक अपना सिस्टम है जिसमें दो ट्रक हैं जिसका मास m1 m2 है और जिसकी वेलोसिटी v1 v2 है. यानी कि इनिशियल यदि देखें शुरुआती दौर में तो टोटल मोमेंटम कितना रहा, टोटल मोमेंटम वो भी इनिशियल. तो इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोनों का योग यानी m1 v1 प्लस के m2 v2. ठीक है, m1 v1 प्लस के m2 v2. एक्चुअली जो इनिशियल दशा में था फर्स्ट केस में ये मोमेंटम हो गया. सपोज करिए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और ये टकरा गए, टकराने के बाद कुछ वेलोसिटी बदल जाएगी, बदलेगी. तो सपोज करिए जो ट्रक T1 है उसकी वेलोसिटी अब आपकी v1 डैश हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई, जबकि मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ. ठीक है, तो यानी कि अब जो फाइनल जो मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, m1 v1 डैश प्लस के m2 v2 डैश. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 डैश प्लस के m2 v2 डैश. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है वो मैं बताने वाला हूं आपको. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा. यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम कहने का मतलब क्या हुआ, m1 v1 प्लस के m2 v2. यदि कोई ऑब्जेक्ट और भी होता उसकी कुछ वेलोसिटी होती तो यहाँ पर क्या हो जाता, m3 v3 हो जाता. एज मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी हैव इन द सिस्टम वी विल कंसीडर दैट इज इक्वल टू m2 v1 डैश प्लस के सपोज करिए ये m1 है, m1 v1 डैश प्लस के m2 v2 डैश. यदि मास में भी चेंज हो रहा है तो उसको भी हम लोग बाय अनदर टर्म हम लोग ले लेंगे. ठीक है, m1 v1 प्लस के m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस के m2 v2. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और एक से एक सुपर क्वेश्चन बनते हैं अभी आपको. सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. यानी कि for an isolated system the total momentum of the system remains unchanged, remains constant. That is equal to m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. ये अपना एक क्वेश्चन रहा, ये रहा मोमेंटम. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद जो है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल देखते हैं. जो टॉपिक है अपना वो इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल है. इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल से आप क्या समझते हैं एक्चुअली. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, यदि आप केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, यानी रेट ऑफ फाइनल रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ आई एम फॉरगेटिंग एक्चुअली. तो यानी आगे वाला जो वेग होता है वो पीछे वाले के वेग के बराबर होता है. दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा उसको. ठीक है, यानी वही वाला टर्म यहाँ भी है इक्विलिब्रियम. किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, उस पर जो टोटल फोर्स काम कर रहा है वो जीरो है. यानी कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर सपोज करिए इधर से 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है तो उसी ही ऑब्जेक्ट पर हम कहेंगे कि इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है. तब जाके हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन. सपोज करिए अपने पास 3 फोर्स काम कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम का मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको. सपोज करिए एक इधर को 10 न्यूटन का F1 काम कर रहा है, सपोज करिए F2 काम कर रहा है. तो इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट कब होगा, जब इन दोनों का रिजल्टेंट के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स काम करे. तो इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा. सपोज करिए ये F डैश हो गया. ठीक है, ये F डैश हो गया. तो F डैश के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में हमको कोई एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सपोज करिए F3.
जो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट होगा डायरेक्शन में। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल कहने का मतलब ये है कि जो भी टोटल फोर्स अपना काम कर रहा है उसका अगर हम सम ले लें तो वो जीरो होगा। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। आपको समझना है इक्विलिब्रियम यानी दो फोर्स यदि आपको इधर काम कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा तो अपना जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो जीरो कर देगा। एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल है अपना, उसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। यू विल डेफिनेटली बी हैप्पी। ठीक है, मैं वीडियो को बहुत ही लंबा नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग खत्म करेंगे। कह रहे हैं कि सपोज करिए ये सीलिंग है, इससे कोई एक 2 मीटर का, एक 2 मीटर की स्ट्रिंग है, इसमें एक ऑब्जेक्ट बांधा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसका मास 6 kg है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 6 kg है। 2 मीटर का है, 1 मीटर की जो है इधर बीच से जो है हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो 2 मीटर है, यानी एल जो है 2 मीटर की है, यानी 0 से लेके ए तक 1 मीटर का और ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक 1 मीटर का, ये 2 मीटर का हो गया। ठीक है, कह 50 मीटर का यहाँ से हम लोग लगाए हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट अपना इक्विलिब्रियम में है इस समय। इक्विलिब्रियम बढ़ाने के बाद में इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, तो आप बताइए कि ये अपना वर्टिकल से कितने एंगल पे जो है ये स्ट्रिंग है। ये सपोज करिए थीटा मान लेता हूं, तो आपसे थीटा पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 6 kg है, 2 मीटर धागे से बांधा गया है एक सीलिंग पे, बीच से 2 मीटर मतलब बीच से मतलब 1 मीटर से उसको बांध के इस डायरेक्शन में, सपोज करिए नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में खींचा जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट इस समय इक्विलिब्रियम में है। आपको बताना ये है कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल से जो स्ट्रिंग है, सपोज करिए ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग नॉर्मल से कितने डिग्री पे है आपको वो निकालना है। मैं आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा चुका हूं। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो वेक्टर की क्लास मेरी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टॉपिक है, अपने आप डिस्कस किया गया है। छोटा सा ही 10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सपोज करिए इसमें T1 टेंशन है, इसमें T2 टेंशन होगा। टेंशन बोलने का मतलब फोर्स होगा, तो टेंशन T2 होगा। अब आप हमको बताइए यदि इसका मास 6 kg है तो इसका फोर्स कितना होगा, नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। तो जो T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा mg हो जाएगा। mg का मतलब मास अपना 6 है, g का वैल्यू यदि हम 10 लेते हैं तो 60 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि जो T2 है वो उस T2 का मास 60 न्यूटन हो जाएगा। कितना नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है? 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का। अभी जो T1 है वो किसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। यदि हम इसको रेजोल्यूट करें तो थीटा के साथ आने वाला आपका जो हो जाएगा T1 cos थीटा आ जाता है। थीटा cos के साथ आता है, तो ये T1 cos थीटा हो गया। जबकि जब रेजोल्यूट करेंगे इधर आ जाएगा तो ये जो हो जाएगा, ये इसको हम बोलेंगे T1 sin थीटा। ठीक है, T1 cos थीटा और T1 sin थीटा। इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब टोटल फोर्स अपना जीरो, यानी T1 cos थीटा T2 के बराबर होगा एंड T1 sin थीटा 50 न्यूटन के बराबर होगा। तभी जाके जो है टोटल अपना जो है मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट आएगा। दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं T1 cos थीटा इज इक्वल टू 60, या ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव लें तो हम ये भी लिख सकते हैं T1 cos थीटा नीचे की तरफ जा रहा है तो -60 इज इक्वल टू 0, टोटल मोमेंटम 0, टोटल फोर्स 0। टोटल फोर्स 0 बोलने का मतलब T1 cos थीटा -60 इज इक्वल टू 0, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं T1 cos थीटा इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स देखिए, ये T1 sin थीटा, ये इधर 50 है। तो सपोज करिए किसी एक को पॉजिटिव आप ले लेते हैं। सपोज करिए हमने T1 cos थीटा को पॉजिटिव ले लिया तो 50 को नेगेटिव ले लेंगे, यानी T1 sin थीटा माइनस के 50 इज इक्वल टू 0, यानी T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50, यानी कि T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50। या डायरेक्ट लिखें या इस तरह से लिखें, आपको समझना है। ठीक है, सपोज करिए इक्वेशन 1 रहा और इक्वेशन 2 रहा। अपने को थीटा चाहिए। हाउ वी विल फाइंड द थीटा? थीटा वी विल फाइंड, यदि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करते हैं
इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो T1 क्या मिलेगा आपको, T1 साइन थीटा अपॉन T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 60। देखिएगा तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा आपको मिला tan थीटा इज इक्वल टू मिल गया आपको 5/6, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5/6। ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता चुका हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan उधर चल जाएगा इनवर्स में, tan इनवर्स ऑफ 5/6, और tan इनवर्स ऑफ 5/6 का वैल्यू यदि आप निकालेंगे कैलसी की मदद से तो वो होता है 40 डिग्री। कितना होता है, 40 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना ये स्ट्रिंग है जिसमें T1 टेंशन लगा हुआ है वो वर्टिकल से 40 डिग्री पर इंक्लाइन है। सो बेहतरीन क्वेश्चन अब बनता है आपका लॉज ऑफ मोशन से, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में आप करिए, जितना कर सकते हैं, जितना भी डाउट हो आप कमेंट में लिख के हमको बता सकते हैं। आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।